थ्री हम लोग ने की थी एक्सरसाइज 5.3, विच इज बेस्ड ऑन सम ऑफ एन एपी। आपकी जनरल टर्म का फॉर्मूला था a+n-1d। सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला था n/2, 2a+n-1d। एंड इसी को हम कुछ और तरह से भी लिख सकते थे, विच इज फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, जिसको मैं लिखती हूँ a+an। ये आना दिया दी ऑनलाइन। ठीक है। और मैंने आपको करवाया था सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, है ना, जिसमें मैं 1+2+3 सो ऑन टिल एन करती हूँ। ये है n × n+1/2। ये तो सारे आपके जरूरी वाले फॉर्मूलाज हैं, ये आपको याद होने चाहिए। इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो मैं कहूंगी नहीं छोड़ दो। सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स ना, ये एमसीक्यू एक दो बोर्ड्स में आया हुआ एमसीक्यू है, जहां पर ये यूज होता है कि अगर इफ यू नो दिस थिंग ना, तो हमारा क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व हो जाता है। मीन के कॉन्सेप्ट को और इसको मिलाकर ना बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है ना, स्टैट्स में मीन के कॉन्सेप्ट को और इसको मिलाकर बड़ा अच्छा सा कॉन्सेप्ट दिया है, तो इस चीज को हम कर लेते हैं। ठीक है। ये तो है सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। अब थोड़े से दो ऑप्शनल मैं आपको दूंगी। ऑप्शनल भी ना ये हमने डिराइव किए हैं। वन इज बेस्ड ऑन क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ एक्सरसाइज 5.3। ये ना डायरेक्टली कभी एमसीक्यू में दिख सकता है आपको, कि टाइम सेव हो जाए हमें। ठीक है ना, क्योंकि ऐसी चीज आप एट्थ में कर चुके हो, जब आपने ना हर एक स्क्वायर नंबर को एज सम ऑफ ऑड नंबर्स लिखा होगा। कहीं ना कहीं वो पैटर्न आपको दिखाया हुआ है। तो इस चीज को ना हम इजीली डिराइव कर सकते हैं। वो क्या होता है कि अगर मैं सारे ऑड नंबर्स को ऐड करती हूं ना, फर्स्ट एन ऑड नंबर्स, इफ आई टेक फर्स्ट एन ऑड नंबर्स, ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर्स इज n²। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैंने 1+3+5+7+9+11, कितने नंबर्स है बच्चों ये? 1 2 3 4 5 6। इनको अगर सम करोगे ना, तो आप इन्हें ऐड कर रहे हो फिजिकली। मैं बता रही हूं कि ये 6 का स्क्वायर 36 है। कोई फर्क है बताओ? इज द सम 36? ये हमारा एक पैटर्न है जो हम ऑब्जर्व करते हैं, सम ऑफ फर्स्ट एन। वाई आई से इफ यू रिमेंबर इट, क्योंकि अगर कल क्वेश्चन दिखता है ना, क्वेश्चन नंबर 9 5.3 वाला, तो आपको पता है, देखो उसने क्या लिखा है, 7 टर्म्स का सम जो है वो 49 है, 17 टर्म्स का 289 है। कल बाई चांस किसी एमसीक्यू में या 1 मार्क में आपको दिख गया ना, आपको डायरेक्टली पता है कि ये ऑड नंबर्स है, किसी ना किस तरह से आप जल्दी कर लोगे। यू ऑलरेडी नो द आंसर। अच्छा, अब ऐसे ही जैसे हमने ऑड नंबर्स को कहा हुआ है ना, आप इवन को भी कर सकते हो। ठीक है, जिसका मतलब है कि अगर मैं 2 4 6 8 इन सबको ऐड करती हूँ, जिसे हम लिखते हैं सम ऑफ फर्स्ट एंड इवन नंबर्स, क्या होता है ये? n² + n। यहाँ पे अकेला n² था, क्योंकि ये इवन है तो कहते हैं इसमें n और ऐड कर दो। समझ में आ गया? n² + n। ये दोनों ऑप्शनल है याद करने कि, याद करो ठीक है, नहीं याद किए भी चल जाएगा, लेकिन फर्स्ट 3 क्वेश्चंस यू हैव टू रिमेंबर देम बाय हार्ट। फर्स्ट 3 वाले वो हमारे फॉर्मूला। अब आते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 10, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट वाइज ना, इसमें एक चीज भी सिखाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 10 नाउ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वरदान और उसमें तो वैसे भी नहीं आया था ना आज, ये तो सही नहीं आया। वरदान भी तो आना था, 17 से कहा था देवी जाना। पता नहीं बच्चे इतनी छुट्टियां क्यों मांगते हैं। चलो बच्चों, अब करना है क्वेश्चन नंबर 10। इतना लिख लिया सबने?
चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10, विच सेज, अच्छा इसमें ना ये चीज समझ नहीं आती दिया क्या हुआ है। उसने कहा है कि एक ऐसा दिया हुआ है ए एन इज इक्वल टू 3 + 4n। तो एक तरह से जनरल टर्म दी हुई है, 3 + 4n। टाइम पे आया करो। ठीक है, तो हमें एक जनरल टर्म दी हुई है विच इज ए एन। ये एक रूल दिया हुआ है 3 + 4n। आपको शो करना है कि ये एपी फॉर्म करता है। तो आपको ना इसका क्वेश्चन कैसा आएगा, आपको ये शो करने वाला नहीं आएगा, आपको लिखा आएगा फाइंड, लिखो क्वेश्चन पता आएगा, फाइंड द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी whose nth term is 3 + 4n। ये कहा जाएगा। ये क्वेश्चन आता है और आधे बच्चे ना इस बात में ही अटके रहते हैं कि ये 3 + 4n क्या दिया हुआ है, इससे सम कैसे निकालना है। तो पहली चीज तो इसमें हमेशा आपने ध्यान रखनी है, पहली चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि देखो जो ये n है ये पोजीशन है। तो इफ आई टेक A1, तो मुझे क्या करना चाहिए, पुट n एज 1। सो 3 + 4 × 1 क्या हो जाएगा, A1 इज 7। फिर कहा जाता है A2, मतलब पुट n एज 2। लिखोगे पुट n इक्वल टू 2। सो A2 इज 3 + 4 × 2 विच इज 11। फिर लिखा जाएगा पुट n इक्वल टू 3। A3 निकालना है, 3 + 4 × 3 कितना आ जाएगा। ये तीन टर्म्स निकालना काफी रहता है हमेशा। ठीक है, फिर आप कहोगे कि A2 - A1 किसके इक्वल है, 11 - 7 4। A3 - A2 किसके इक्वल है, 15 - 11 4। नाउ सिंस A3 - A2 इज इक्वल टू A2 - A1, hence the given terms form an AP। कि इस रूल के अकॉर्डिंगली अगर मैं नंबर्स को लिखती हूं, 3 + 4n के अकॉर्डिंग अगर नंबर्स को लिखती हूं तो वो एपी फॉर्म करते हैं। समझ में आ गया, तो उसने वही शो दैट कहा था ना। अब उसने कहा है फाइंड द सम ऑफ, देखो लिखा है ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ 15 टर्म्स। तो 15 टर्म्स का सम निकालना है। तो जब भी तुम्हें ये क्वेश्चन आएगा ना उसमें शो दैट नहीं कहा होगा, आपको कहा होगा शो दैट सम, फाइंड द सम। तो आपने क्या करना है, एपी फॉर्म करना है। ठीक है, पुट n एज 1, पुट n एज 2, पुट n एज 3। फिर देखना है कि ये नंबर है 7 11 15। हेयर a इज 7, कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, 4। और सम ऑफ n टर्म्स क्या दिया जाता है, n/2, 2a + n - 1 × d। n कितना है हमारे पास, 15, बिकॉज मुझे S15 निकालना है। 15/2, a कितना था, 2 × 7 प्लस 15 - 1, d कितना है, 4। ऐसे ही इसका सेकंड पार्ट आप खुद करोगे। आंसर बताओ इसका क्या आएगा, 525। और इसका बी पार्ट स्टार्ट कर दो, जिसमें जनरल टर्म दी हुई है n9 - 5 है। और सम ऑफ 15 टर्म्स भी निकालना है।
ठीक हो गया बेटा ये सबको? अब सेकंड पार्ट करेंगे जिसमें बी लिखा है 9 - 5n। लिखा ना था पिछले वाला सारा? क्या करना चाहिए इसमें? 9 - 5n दिया हुआ है एज ए एन। क्या करोगे? हाँ, पुट एन एज 1, पुट एन एज 2, पुट एन एज 3। तो A1 क्या बनता है, A2 क्या बन रहा है, A3 क्या बन रहा है? व्हाट इज A1? 4 आ गया। व्हाट इज A2? एंड व्हाट इज A3? सो अब आप लिखोगे 4, -1, -6 एंड सो ऑन। इस तरह से नंबर्स आ रहे हैं, -6 सॉरी। तो फिर आप लिखोगे व्हाट इज A2 - A1? कितना है? -1, -4। ठीक है, सो A2 - A1, A3 - A2 हमारे पास आ गया। नाउ सिंस A2 - A1 इज इक्वल टू A3 - A2, hence the given numbers are in AP। ठीक है, तो अब A है हमारे पास 4, कॉमन डिफरेंस है -5, नंबर ऑफ टर्म्स है 15। दे आस्क अस टू 5 as 15। क्वेश्चन नंबर 11 को ना सबसे इंपॉर्टेंट मान लेना। ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, लास्ट ईयर भी आया था, और ऐसा ही कुछ पेपर में कंफ्यूजिंग सा देना हो तो दे सकते हैं। S15 मुझे निकाल कर आंसर बताओ बच्चों, क्या होगा? और यहां से ना दो चीजें लिखो जो कि हमारी अब थोड़ी सी ऑब्जर्वेशंस हैं। S15 मुझे बताओ क्या है आंसर। -465। ठीक है, हाँ जी, तुम्हारे बच्चों का आ गया भाई। इतना तो करो, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 करना है, इंपॉर्टेंट। और उसके बाद आई गिव यू 2 ऑब्जर्वेशंस अबाउट जनरल टर्म्स ऑफ एन एपी।
हाँ जी बच्चों, वो आगे। चलो तो नेक्स्ट, सॉरी फॉर दिस इंटरप्शन, तुम आगे कब आ गई? दिख नहीं रहा था, अच्छा वेरी गुड। चलो हमारे पास अब है क्वेश्चन नंबर 11 विच इज लाइक वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन 11 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसको जितना मर्जी लंबा खींच लो, मैं आपको सबसे इजी वे में करवाऊंगी और आपने वैसे ही करना है। इसमें देखो क्या दिया हुआ है, इफ द सम ऑफ एन फर्स्ट एन टर्म्स। पिछले वाले क्वेश्चन में आपको nth टर्म दी हुई थी, इस वाले क्वेश्चन में सम ऑफ एन टर्म्स कहा है विच इज 4n - n²। अगर आप क्वेश्चन नंबर 10 देखोगे ना, उसमें an क्या लिखा हुआ था बेटा, देखो 3 + 4n है ना, 3 + 4n, या फिर 9 - 5n, ऐसा कुछ लिखा हुआ था। बात समझ में आ गई? तो एक चीज याद रखना, दैट जनरल टर्म ऑफ एन एपी is always a linear, is always a linear expression, linear polynomial, is always linear polynomial। लेकिन sum is always quadratic, sum of n terms of an AP is always quadratic polynomial। ठीक है, उसमें डिग्री 2 होगी, n की पावर 2 होगी ही होगी सम में,
और जनरल टर्म में एन की मैक्सिमम पावर 1 होगी। तो कभी आपको दे दिया ना कि 4n जनरल टर्म है ये, तो वो कभी भी एपी नहीं फॉर्म करेगा। दिस टर्म विल नेवर फॉर्म एन एपी। जनरल टर्म कभी भी क्वाड्रेटिक नहीं हो सकती। ठीक है, लीनियर जरूर होगी, लीनियर में हर एक टर्म एपी होगी। जैसे मल्टीपल्स ऑफ 2 लिए, 2 into 1, 2 into 2, 2 into 3, 2n। मल्टीपल्स ऑफ 4 में 3 का रिमाइंडर आ रहा है, 4n+3। हमेशा जनरल टर्म ऑफ एन एपी इज अ लीनियर एक्सप्रेशन, सम इज अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। तो कल अगर आपको assertion रीजनिंग में आपको दिया कि दिस इज जनरल टर्म, आपको पता है ये assertion फॉल्स है। बात समझ में आ गई? और जो ये हमें दिया हुआ है ये हमेशा सम का एक्सप्रेशन होगा। दिस विल बी सम ऑफ एन टर्म्स। अब इसमें करना कैसे है, ठीक है, लिख लिया सबने? मैं रेज कर रही हूं। अब आपको देखो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया हुआ है कि आपको ना एक एपी दी है, उसकी सम ऑफ एन टर्म्स है। मैं ना चिल्ला चिल्ला के यहाँ पे रह जाती हूँ, और मैं एक ही चीज बोलती हूँ कि जब भी कोई चीज एन में दी होती है, और एन यहाँ पे क्या शो करता है? नंबर ऑफ टर्म्स, है ना? और एन की मिनिमम वैल्यू क्या है यहाँ पर? अगर मैं टर्म्स की बात कर रही हूं तो क्या एन जीरो होगा, क्या एन माइनस होगा? एन को कहां से स्टार्ट करोगे? एन यहाँ पर रिप्रेजेंट क्या करता है? एन रिप्रेजेंट करता है नेचुरल नंबर्स। एंड आई ऑलवेज डिस्कस, आई ऑलवेज से कि किसी चीज को इजी करना है ना, टेक नंबर्स। ठीक है ना? तो अब मैं क्या करूंगी? आई विल से पुट एन एज 1। S1 क्या हो गया? 4 into 1 - 1 का स्क्वायर क्या हो गया? 3। Then I'll take put n as 2, S2, 4 into 2 - 2 का स्क्वायर, ये आ गया 4। Then I'll say put n as 3, S3 का मतलब क्या हुआ? 4 into 3 - 3 का स्क्वायर। 8 - 4, ये 4 ही हुआ ना? और ये कितना आया? 3 फिर से आ गया। ठीक है, ठीक। राइट। ये 3 टर्म्स लेने काफी होती है, एपी है ना, 3 टर्म्स लोगे। अब इसका मतलब क्या है? एस एन क्या होता है? डेफिनेशन क्या थी एस एन? क्या लिखा हुआ है देखो, फर्स्ट लाइन ही, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स। तो इफ आई टेक एन एज 1, इसका मतलब क्या हुआ? सम ऑफ 1 टर्म। इफ आई टेक एन एज 2, सम ऑफ 2 टर्म्स। एन एज 3, सम ऑफ 3 टर्म्स। ठीक है ना? तो अगर मैं तुम्हें कह रही हूं कि मैंने तो सिर्फ एक टर्म ली, उसका सम निकाला, तो वो आया 3। तो कैन आई से A1 is 3? इसका मतलब इस एपी की फर्स्ट टर्म 3 है। अब N2 का मतलब है सम ऑफ 2 टर्म्स। वो 2 टर्म्स कौन सी है कि मैंने A1 + A2 किया और 4 आया। तो जिसमें A1 क्या था? पिछले वाले क्वेश्चन से तुमने कहा 3 था, तो A2 और ये 4 आ गया, तो तुम्हारे पास A2 की वैल्यू आ गई 1। तो इसके बाद नेक्स्ट टर्म क्या है? 1। अब ये 3 टर्म्स या 3 दिया है, सम ऑफ 3 टर्म्स, क्या करोगे इसको? 3 टर्म्स का सम है ये, क्या लिखोगे इसको? क्या लिखोगे? बोलो। A1 + A2 + A3 = 3। अच्छा, या तो तुम A1 की वैल्यू 3 डालो, A2 की वैल्यू 1 डालो, या तुम्हें पता ही है कि सम ऑफ 2 टर्म्स 4 होता है, तो तुमने डायरेक्टली यहाँ 4 लिख दिया, है ना? 4 + A3 = 3। तो A3 किसके इक्वल आ गया? 3 - 4 - 1। वैसे 3 टर्म्स निकालनी मुश्किल, आसान। वैसे तो तुम्हें पता है एपी बनेगा, है ना? जब ये क्वेश्चन बहुत प्रैक्टिस कर लोगे ना, और बहुत जल्दी करना है, तुम्हें पता है कि एपी तो बनेगा ही बनेगा। तुम 2 टर्म्स ही निकाल लोगे, मतलब ये निकाल लोगे और सेकंड ये वाली निकाल लोगे, आपके पास फर्स्ट टर्म आ गई, सेकंड टर्म आ गई, कॉमन डिफरेंस आ गया, बस तुम्हारे पास पूरा एपी है। ये तो सिर्फ हम वेरीफाई करते हैं इसको, मतलब अपने फैक्ट को ना बड़े अच्छे से हमने ठप्पा लगा दिया कि हाँ जी ऐसा ही हो रहा है। ठीक है, कि इसमें कॉमन डिफरेंस देखो, देखो ये भी। तो यहाँ पर दिस इज एपी विथ फर्स्ट टर्म 3, कॉमन डिफरेंस कितना है? 1 - 3 - 2। बस देखो, ये भी यहाँ पर भी -2 आ गया, यहाँ भी -2 आ गया। अब इसने कुछ भी तुम्हें कहा हो इस एपी के बारे में, तुम सब निकाल सकते हो। देखो उसने क्या लिखा है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी इज 4n - n², व्हाट इज द फर्स्ट टर्म? इसने तुम्हें सॉल्व करने का वे बताया, आपने कहा फर्स्ट टर्म 3 है।
क्वेश्चन में व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, वो आपने बता दिया। देन व्हाट इज द सेकंड टर्म, उसने बताया कि किस किस वे में आप प्रोसीड कर रहे हो। देन सिमिलरली फाइंड द थर्ड टर्म, टेंथ टर्म एंड nth टर्म। तुमने थर्ड टर्म भी फाइंड कर ली। अब मुझे बताओ, कैन यू फाइंड द टेंथ टर्म हियर? क्या आप a10 और an निकाल सकते हो? a10 कैसे निकलता है? a10 कैसे निकालोगे हरवीर? एपी में हाउ विल वी फाइंड a10? हरवीर तुम हो, तूने तो लिख लिया था, मुझे दिख गया था। तुमने लिख लिया ना, A+90 लिखा है ना? हाँ मुझे दिख गया था, तुमने लिखा, उसने नहीं लिखा, तभी उससे पूछा है। चलो, ए की वैल्यू क्या होगी? 3, 9। डी क्या होगा? -2। सो 3 - 18 - 15, दिस इज द टेंथ टर्म। nth टर्म निकालोगे तो क्या लिखोगे? A+n - 1 D, जिसमें ए क्या है? 3, एन तो मुझे पता नहीं, लेकिन कॉमन डिफरेंस क्या है? -2। 3 - 2n + 2, 5 माइनस। ठीक है, तो ना मैं आपको एक एक्सप्रेशन देती हूँ ऐसा वाला ही। क्लियर हो गया इतना? लिखो। मैम वैसे प्रूफ करना होगा। क्या? मतलब अगर सिंपली बोले कि 10 टर्म निकालो तो प्रूफ करना है कि एक भी फॉर्म हो रही है। नहीं नहीं नहीं, बस इसमें बताते हैं कि ये एपी है और इसमें फर्स्ट टर्म ये है और कॉमन डिफरेंस। प्रूव नहीं करेंगे इसे, वो तो हमने डायरेक्टली निकाल लिया कि दिस इज द फर्स्ट टर्म जिसमें दिस इज एपी, जिसमें फर्स्ट टर्म 3 है और कॉमन डिफरेंस ये है। ठीक है, प्रूव नहीं करना होता इसे, वेरीफाई कर लेते हैं बस कि हमने सही वैल्यूज निकाली है कि नहीं। तो अगर आपको लिखा है इफ सम ऑफ फर्स्ट n terms of an AP is 3n² plus 5n, find the 30th term। ये क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में आई थिंक लास्ट ईयर भी आया हुआ है, और ये पेपर में आएगा ही आएगा, ऐसा कुछ आ जाता है पेपर में कहीं ना कहीं। और लास्ट ईयर वाले पेपर में आया तो ना जरूर घूमेगा। तो ये सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स दिया हुआ है 3n² + 5n। आपने क्या करना है पहले? S1 S2 S3 निकालना है। सबसे इजी वे है ये, इससे इजी वे और नहीं हो सकता। इसका टेक्निकल वे जरूर एग्जिस्ट करता है, एक फॉर्मूला बेस वे निकालेंगे तो आएगा, पर ये सबसे इजी वाला है। तो S1 निकालो तो कितना आता है? हम्म। अच्छा, S1 का मतलब क्या हुआ? द फर्स्ट टर्म इज 8। S2 निकालोगे? हम्म। S3 निकालोगे? कैलकुलेशंस ठीक कर ले बेटा आप, ठीक है। मैं वही कह रही हूँ बेटा, कोई ना कोई गलती है देख, है ना? तो अब क्या है, हमारी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव हुई ना, तो नेक्स्ट लेवल हमारा क्या होता है कि हम अपनी कैलकुलेशंस को भी ध्यान रखें। तो 42 आ गया। दिस इज A1 + A2 + A3 एज 42, है ना? अब तुम्हें क्या कहा है? A1 8 है, तो 8 यहां पुट किया। A2, तो A2 कितना आ गया? A1 A2 22 है, तो A3 कितना आ गया? 20।
बात समझ में आ गई? तो सबसे पहला नंबर हमारा एपी का है 8, देयरफॉर द एपी इज, फिर 14, फिर 20, सो। अब पता ही है कि इसमें फर्स्ट टर्म 8 है, कॉमन डिफरेंस कितना है? तो अब उसने कहा है 830 निकालो। 830 का फॉर्मूला क्या होता है, हरवीर बताओ आप। 8 + 13 ठीक, A + 29। एपी में ना जिसने ये मंत्र वाला सीख लिया, मतलब ये तो मंत्र ही है, जिसने सीख लिया ना वो पूरी एपी सॉल्व कर सकता है कि व्हाट इज द जनरल टर्म। अगर A30 दिया तो तुम क्या लिखोगे, व्हाट इज सम। ये दो फॉर्मूला सीख लो, इसके अलावा ना एपी में या तो सम यूज होता है या फॉर्मूला, बस और कुछ नहीं है टर्म का। सो ए इज 8 + 29 × 6। क्या आंसर आएगा बताओ बच्चों? 182। वेरी, समझ में आ गया? अब क्वेश्चन नंबर 12। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पेपर में आया हुआ है ये। इसके बाद ना हमारी स्टेटमेंट प्रॉब्लम शुरू हो गई, थोड़े बहुत एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं। स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसी में से कोई ना कोई केस स्टडी बन के आ जाता है। आफ्टर वी डू स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स ना, मेरा बहुत मन है बेसिक पेपर जो आप कहते हैं ना बहुत इजी होगा, और आपके वाले रीजन का बेसिक पेपर की ना मैं केस स्टडी, सच में आई रियली वांट टू शेयर दैट केस स्टडी, बिकॉज वो कितनी अजीब सी दी हुई है ना। मैं आज भी देखती हूँ ना, मुझे लगता है कि अच्छा ये दिस वाज अ पेपर विच वाज सपोज टू बी अ बेसिक पेपर, बट क्या भयानक तरीके से करवाया हुआ है। ये भी 30 है, दिस इज 30, दिस इज स्टैंडर्ड। चलो नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ। लास्ट ईयर वाला सारे ही पेपर्स एक एक चुन चुन के करने वाले पेपर्स है सीरियसली। लास्ट ईयर वाले तो एमपी मतलब पेपर ना, प्रीवियस ईयर छोड़ना ही मत, उसमें से हर एक सेट। क्या भयानक तरीके से क्वेश्चंस दिए हुए थे। चलो बच्चों, नेक्स्ट है, हमें कहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। अच्छा, जब उसने कहा है कि फर्स्ट 40 है तो मुझे पता है कि मुझे तो 40 निकालना है, एन की वैल्यू 40 आ गई। पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6, तो सबसे छोटा वाला कौन सा होगा, मिनिमम नंबर डिविजिबल बाय 6? 0, लेकिन पॉजिटिव का हुआ है तो 0 तो पॉजिटिव नहीं होता, तो क्या लेंगे? 6 के टेबल में पहला नंबर कौन सा आता है, 2 डिविजिबल बाय 6 होता है। 6 0 जार 0, 6 का टेबल बोलो, 6 1 जार 6, इसके बाद क्या आएगा, 6 2 जार 12, 6 3 जार 18, 6 के मल्टीपल्स हमेशा। और ये कितने नंबर्स चाहिए हमें, 40 टर्म्स। सो मल्टीपल्स ऑफ 6 फॉर्म एन एपी, जिसमें फर्स्ट टर्म 6 है, कॉमन डिफरेंस भी क्या है 6, और नंबर ऑफ टर्म्स क्या है 40। वैसे तुम्हें पता है लास्ट टर्म क्या होगी अगर 40 टर्म्स का है, 6 × 40 विच इज 240। तो ये एपी बनता है जिसमें आपके पास फर्स्ट टर्म है, लास्ट टर्म है, और नंबर ऑफ टर्म्स है। मुझे लग रहा है मैं गाना गा रही हूँ यहाँ पे। ठीक है, n = 40 आ गया। बंद कर। A40 is 240, then an is, and number of terms is 40, डायरेक्टली सम ऑफ 40 टर्म्स का फॉर्मूला लग जाएगा, विच इज n/2 होता है ना, फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म। तो S40 का मतलब क्या हुआ, 40 / 2, फर्स्ट टर्म 6 + 240, 20 × 246, 8 9, नहीं नॉट 8, 20 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, 4920, है ना, यही आता है। देखें कहाँ पर है तुम्हारा वो पेपर। ये तो ये हमारा कोई और नहीं था, ये भी नहीं है।
हम्म। चलो बच्चों, नेक्स्ट है हमारे पास, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। ये तो कर सकते हो आप। क्वेश्चन नंबर 13 करें, स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 13 सेज फर्स्ट 15 multiples of 8, sum of first 15 multiples of 8। फर्स्ट मल्टीपल कौन सा होगा 8 का? 8, देन 16। अच्छा, जीरो ले भी लेते हो तो जीरो को ऐड भी कर लोगे तो इट विल नॉट मेक एनी डिफरेंस। हाँ, पर 15 मल्टीपल्स में नहीं आएगा, बिकॉज मल्टीपल्स में हम राइट 8 से ही स्टार्ट करेंगे। 8, 16, देन 24, सो ऑन। तो 15th मल्टीपल कौन सा होगा? A15 विल बी 8 इंटू 15 विच इज 120। तुम्हें 15 नंबर्स को ऐड करना है। 15/2 8 प्लस 120, 15 इंटू 64 है ना? क्या आंसर होगा बच्चों? 960। ऐसे ही 14th क्वेश्चन भी कर लो। समझ में आ गया बच्चे? नेक्स्ट 30th 14th क्वेश्चन, बिटवीन 0 एंड 50 फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 14। तो पहला ऑड नंबर क्या होगा? 0 और 50 के बीच में द फर्स्ट ऑड नंबर विल बी 1, फिर उसके बाद फिर 5, फिर 7, और लास्ट कौन सा होगा? 49। तो इनका सम निकालना है, क्या मुश्किल है? आपको पता है एपी फॉर्म हो रही है जिसमें फर्स्ट टर्म 1 है, कॉमन डिफरेंस 2 है। तो नंबर ऑफ टर्म्स अगर निकालनी है, ठीक है, तो अगर नंबर ऑफ टर्म्स निकालोगे तो क्या आएगा? दैट 49 इज इक्वल टू an इज इक्वल टू a प्लस n-1 d। 49 इज इक्वल टू विच इज 1 प्लस n-1, कॉमन डिफरेंस कितना है? 2 का। तो 48 डिवाइड बाय 2 प्लस 1 इक्वल टू n की वैल्यू आ गई 25। तो सम ऑफ 25 ऑड नंबर्स, डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हो।
अगर हमें फॉर्मूला याद हो, वरना अगर हम ऐसे लिखेंगे तो तब भी आंसर वही आएगा, 2 into 1 प्लस 24 into 2। 25/2, देखो यहां पर भी क्या आया, 48 2 ज़ा 50। तो ये भी 25 डिवाइड होकर आंसर 25 का स्क्वायर ही बन गया। तो व्हेन आई फाउंड आउट दैट देयर आर 25 ऑड नंबर्स, डायरेक्टली आंसर मेरे पास क्या आ गया, 25 का स्क्वायर विच इज 625। क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे स्टार्ट। हाँ, देख अगर एमसीक्यू होगा तो मैं कहूंगी डायरेक्टली ऑप्शंस, मतलब वो शॉर्टकट जो मैंने आपको सिखाया था वो कर लो। अगर ऐसा आएगा तो फॉर्मूला लिख देना एक नंबर में। हाँ, 1 मार्क में आप लिख सकते हो, ऑड नंबर्स हैं, जल्दी से, मतलब सिर्फ फॉर्मूला लिखकर तुम डायरेक्टली आंसर लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 15 करो। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाइज अ पेनल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड अ सर्टेन डेट एज फॉलोज। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनसे केस स्टडी बन जाती है, प्लस स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स को सबसे मुश्किल मानते हैं एपी में। ठीक है, इसमें लिखा है क्वेश्चन नंबर 15, a contract on construction job specifies a penalty for delay on completion beyond a certain date as follows: rupees 200 for the first day, rupees 250 for the second day, सेकेंड डे में जो फाइन होगा वो 250 होगा, 300 फॉर द थर्ड डे। तो अगर मैं पेनल्टी की लिस्ट ही बनाती हूं तो उसमें है फर्स्ट डे पर 200 फाइन है, सेकंड डे पे 250 है, थर्ड डे पे 300 है। पेनल्टी फॉर ईच सक्सीडिंग डे बीइंग 50 मोर देन फॉर द प्रिसीडिंग डे। कहते हैं हर दिन ना, आफ्टर दिस हर दिन पेनल्टी जो है 50 से बढ़ रही है। तो फर्स्ट टर्म क्या है पेनल्टी की, 200। सेकंड टर्म क्या है, 250। थर्ड टर्म क्या है, 300। मतलब पहले दिन पेनल्टी 200 है, दूसरे दिन 250 है, लेकिन टोटल पेनल्टी 2 दिन के लिए कितनी हो गई, फाइन कितना हुआ 2 दिन के लिए, पहले दिन का 200 दोगे, दूसरे दिन का 250, है ना। तो इसका मतलब दूसरे 2 दिन अगर एब्सेंट हुए हो या 2 दिन डिले किया है तो आपका फाइन कितना हो गया, टोटल 450। अगर तीसरे दिन भी डिले होता है तो 300 रुपए का फाइन और लग जाएगा, टोटल 750 हो गया। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज द पेनल्टी ऑन द, या फाइन ऑन 10th डे एंड फाइन फॉर 10 डेज। समझ में आ गया। 10वें दिन कितना फाइन लगेगा इसमें, और फाइन फॉर 10 दिन का फाइन क्या होगा, दोनों में फर्क है। इसका मतलब तुम्हें क्या निकालना है, A10, और इसका मतलब क्या निकालना है, S10। इस क्वेश्चन में क्या कहा है, हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे एज पेनल्टी इफ ही हैज डिलेड द वर्क बाय 30 डेज। काम को ना, अब ये केस स्टडी में आता है ना, व्हाट इज द फाइन फॉर 30 डेज, ना 15th डे का फाइन कितना होगा, व्हाट इज द फाइन फॉर 15 डेज। तो वहां पर कंफ्यूजन होती है कि टर्म निकालने को कहा है या सम। तो आपने ध्यान देना है, आपको पता है पहले दिन का फाइन 200 है, दूसरे का 250 है, सेकंड डे का, लेकिन सेकंड डे 2 दिन डिले किया तो 450 आपको देना है टोटल। ठीक है, सो दिस इज एपी, द गिवन numbers form an AP with first term 200, common difference 50। ठीक है, सो फाइन, टोटल फाइन फॉर 30 डेज, टोटल फाइन फॉर, ये टोटल पेनल्टी फॉर 30 डेज इज इक्वल टू S30। एस एन का फॉर्मूला लिख देंगे, n/2, 2a प्लस n-1 d। ठीक है, तो S30 निकालेंगे, 30/2, 2 into 200 प्लस 29 into 50। सॉल्व कर लो इसको। 15 400 प्लस 29 into 5, 1450। ठीक है, तो 15 into 1850, कि अगर एक महीना काम लेट हो जाता है, टोटल पेनल्टी कितनी पड़ती है बताओ।
7 7 हाँ 277। मुझे 7750 सुना मैंने कहा नहीं वो नहीं है। तो मैं कैलकुलेशन चेक कर रही थी अपनी, मैं मल्टीप्लाई तो ठीक से कर रही हूँ कि नहीं। यस इट इज 27750, 27,750। समझ में आ गया ये। क्वेश्चन नंबर 16 ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एज इट इज पेपर में आया हुआ है, और इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको समझानी है। आपने यहाँ पे बता दी टोटल फाइन फॉर 30 days इज दिस मच अमाउंट। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। 16 क्वेश्चन होगा, बाकी कल ही करेंगे आराम से, ठीक है। 16 क्वेश्चन में लिखा है सम ऑफ ₹700 इज टू बी गिवन, इज टू बी यूज्ड टू गिव 7 कैश प्राइजेस। 7 कैश प्राइजेस देने हैं 700 रुपए में, ठीक है। टू द स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस इन इफ ईच प्राइस इज 20 लेस देन द प्रीसीडिंग प्राइस। ईच प्राइस इज 20 लेस, तो लेट द फर्स्ट प्राइस, क्या ले लोगे इसको, फर्स्ट प्राइस को मैंने ₹X कर दिया। तो आपको पता है सेकंड प्राइस क्या होगा, सेकंड प्राइस के बारे में क्या है, हाँ वेरी गुड, X-20। तो थर्ड प्राइस क्या होगा, इससे भी 20 कम, कितना आ जाएगा, X-40। फोर्थ प्राइस क्या होगा, समझ में आ गया, कितना, X-60। अब तुमको मैं फिफ्थ सिक्स सेवन सब निकाल लू वो भी कर सकते हो, लेकिन टोटल सम कितना होगा प्राइजेस का, टोटल वैल्यू मनी कितनी है 700। तो इसका मतलब मुझे S7 दिया हुआ है 700। नाउ डू दीज प्राइजेस फॉर्म एन एपी, द प्राइजेस फॉर्म एन एपी जिसमें फर्स्ट टर्म क्या है X, कॉमन डिफरेंस कितना है -20। बस यही ध्यान रखना है, कॉमन डिफरेंस इज -20 एंड दे रिक्वायर यू, इसमें कोशिश यही करना कि हमने इसमें आंसर करना है तो एपी के साथ ही फॉर्म करना है। तो 7/2 फॉर्मूला लिख देना, 2 × X + 6 × -20 इज इक्वल टू 700। अब ना इसमें बड़ी अच्छी सी चीज है जो गलती वाली बात हो जाती है ना, तो वो लिखेंगे, वो मैं आपको बताऊंगी क्या है। यह है 2X - 120, -20 था ना ये, ठीक है। तो अब इसको हम क्या करेंगे, ये तो मैंने यहां से ना 700 कर दिया, तो ये आ गया 2X - 120, 200 कर दूं यहाँ पे, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2X = 320, X की वैल्यू क्या आ गई 160, ठीक है। तो इसमें ना आपको लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइजेस। तो ऐसे ही ना क्वेश्चन पेपर एक बार ये प्री बोर्ड्स में आया था, और नंबर कटे थे बच्चे के, किस बात के लिए, उसने कहा था क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइजेस, तो आपने सातों की वैल्यूज लिख कर आनी है। देयरफॉर द वैल्यू ऑफ द प्राइजेस, और लिखनी भी डिसेंडिंग ऑर्डर में है। फर्स्ट प्राइस क्या होगा 160, फिर क्या होगा 140, देन 120, 100, चार टर्म्स हो गई, 80, देन 60, देन 40। तो 1 2 3 4 5 6 7 हो गए ना। therefore the 7 prizes, the value for 7 prizes is 160, 140, 120, 100, 80, 60, 40, ठीक है। अब आगे क्वेश्चंस तो नहीं करवाऊंगी, लेकिन एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा में लिख लो, आगे इसके बुक के नहीं, स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स नहीं और करवा रही हूँ कि आराम से टाइम लगता है फिर, और है भी अब 3 4 ही तो रह गई हैं, उनको अच्छे से करेंगे। एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन ना विच इज फॉर सम, मेरे को बुक मिल पाएगा, साइंस क्लास तो नहीं है तुम्हारी, मतलब करके जा सकते हैं ना, साइंस क्लास है बच्चों, नहीं कर रहे हो? छुट्टियां मना रहे हो फिर, नेक्स्ट लिखो एक क्वेश्चन बस, जस्ट लास्ट। ये वाला क्वेश्चन लिख लो, दिस इज अ गुड वन। इसमें लिखा है सम ऑफ फर्स्ट
sum of first 6 terms of an AP is 42. The ratio of 10th term to the 30th term is 1:3. Find the first and the 13th term. सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स दिया है, रेशियो ऑफ 10th टर्म टू 30th टर्म दी है, और इस दोनों चीजों को यूज करके आपने एपी फाइंड करनी है, उसके बाद उसकी फर्स्ट और 13 टर्म निकालनी। हाँ जी। सम ऑफ 6 टर्म्स के फॉर्मूला को कैसे लिखते हो, या सम ऑफ 6 टर्म्स को क्या लिखोगे? सम ऑफ 6 लिखा है बेटा, सम लिखा है, तो क्या फॉर्मूला होता है सम ऑफ 6 टर्म्स का? 6/2, 2a प्लस n-1 है ना, तो 6 - 1 5, कॉमन डिफरेंस हमें नहीं पता, दिस इज इक्वल टू 42। सो 3 × 2a प्लस 5d इज 42। तो यहां से ये कैंसिल हो गया, 14 आ गया, 2a प्लस 5d इज 14, तो a एंड d में एक इक्वेशन बन गई। क्या दूसरी इक्वेशन ए और डी में हम निकाल सकते हैं? रेशियो ऑफ 10th टर्म, ऑब्वियसली 10th लिखा है, रेशियो ऑफ 10th टर्म टू इट्स 30th टर्म। 10th टर्म क्या होती है? a प्लस 9d। रेशियो का मतलब क्या हुआ? डिवाइड होता है, क्या होता है? रेशियो लिखते हैं अगर 1:3 लिखा है तो क्या लिखोगे? 1/3। तो अपने 10th टर्म डिवाइडेड बाय 30th टर्म लिखनी है। 30th टर्म क्या होगी? a प्लस 29d किसके इक्वल है? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो यहां से 2a इक्वल टू 2d, तो a की वैल्यू कहते हैं d के इक्वल है, ठीक है, यहाँ पर a की वैल्यू d डाल दो, तो मेरे पास आ गया 7d इक्वल टू 14, d की वैल्यू क्या आ गई? 2, तो a की वैल्यू भी क्या आ गई? 2, है ना? a इक्वल टू d आ गया, तो d एंड फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस सेम है, तो इसका मतलब आ गया 2, 4, देन 6, देन 8, देन 12, सो ऑन। तो अगर 13th टर्म निकालने को कहा है तो क्या करोगे? a प्लस 12d, तो 2 प्लस 12 × 2, 26 आ जाता है आंसर। डन एवरीवन? चलो।